अब केतन सर और उनकी टीम को आमंत्रित करना चाहूँगा कि वो कुछ खट्टी मीठी यादें हमारे साथ साझा करें। केतन सर, आप फ़ोटो खींचते खींचते यहाँ आ जाएं। थैंक यू निशांत। सो गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आवाज़ नहीं आ रही है। आई सेड गुड इवनिंग। ठीक है, गुड 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 गुड। सो हमने बहुत सारी बातें सुनी, थर्ड स्पेस के बारे में बहुत सारी बातें सुनी, ये कैसे बनी, क्या हमको अचीव करना था। मैं जब सोच रहा था कल ये अपना ओपनिंग हो गया, बिल्डिंग रेडी हो गई, सब कुछ तैयार हो गया, मैं सोचा कि ये एक ताजमहल, यू नो द सेवंथ वंडर, मैं कंपेयर कर रहा था थर्ड स्पेस के साथ। वो एक बिल्डिंग जो एक राजा ने अपनी रानी के लिए बनाई, अपनी बेगम के लिए बनाई, राइट। और हम सब वो देखने जाते हैं। और ये बिल्डिंग जो बनाई गई पब्लिक के लिए, उदयपुर की पब्लिक के लिए, एक परिवार जिन्होंने बहुत सारा समय, बहुत सारी मेहनत और बहुत सारा मूडी पैसा लगा के एक बहुत ही अद्भुत ऐसी बिल्डिंग बनाई जिसमें लोग आ सकते हैं, सीख सकते हैं, कुछ समझ सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। अगेन मैं इसको कॉलेज के साथ कंपेयर नहीं करूँगा। कॉलेज में क्या होता है कि आप विद्या प्राप्त करने जाते हो और एक टीचर होते हैं, प्रोफेसर होते हैं, कोई सिखाने वाले होते हैं, तो एक ऐसा रिश्ता होता है जिसमें इट इज़ नॉट लेवल रिलेशनशिप, राइट। लेकिन यहाँ पे न तो कोई टीचर है, न कोई सिखाने वाला है, आप खुद ही सीखने वाले हो, आप खुद ही सिखाने वाले हो, आप खुद ही करने वाले हो। सो दिस इज़ अ अमेजिंग प्लेस, यू नो। मैं जब ताजमहल के साथ कंपेयर कर रहा था, मुझे कोई कंपैरिजन नहीं मिला, कोई कंपैरिजन नहीं मिला। सो मैं बहुत ही गर्व महसूस कर रहा हूँ अभी इस पल पे, उस इनिशिएटिव के ऊपर, उस परिवार की दृढ़ता और कमिटमेंट और डेडिकेशन जो समाज के प्रति है, उसके प्रति मैं बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ। और मैं बहुत ही अपने आप को खुशनसीब मान रहा हूँ कि मुझे इस परिवार के साथ एसोसिएशन का भगवान ने मुझे अवसर दिया। सो विथ दैट नोट आई वुड लाइक टू हियर द व्यूज़ ऑफ सम ऑफ द मेंबर्स ऑफ आवर टीम। तो मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ आज के ये जो पैनल डिस्कशन या जो मंच का कार्यक्रम है उसमें। तो सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा हितेश लोहार, विपुल बंसल, ताली बजाते रहिए, विपुल बंसल, स्वाति, प्रवेश, हरीश, भवानी। प्लीज़ विपुल जगह लीजिए, हितेश, स्वाति, हरीश, आ जाइए, भवानी बैठ जाइए, बैठ जाइए, जहाँ जगह मिले बैठ जाइए, अपनी जगह है, कोई फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है, न तो कुर्सी चाहिए, न तो टेबल चाहिए, कुछ भी नहीं है, चाहे जहाँ हम इच्छा करें वहाँ बैठ जाइए, है कि नहीं। सो मैं बहुत ही सरल सिंपल सवाल इनसे पूछूंगा और वो बहुत ही मतलब सीधे सीधे जवाब दे देंगे, ऐसा आपको लग रहा होगा, लेकिन देखते हैं होता क्या है, राइट। सो सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा शुरू से ना, शुरुआत हमेशा शुरू से करते हैं। तो इस बिल्डिंग जब बन रही थी तो सबसे पहले यहाँ पे जो ये मेंबर है उसमें से कौन आए थे? सबसे पहले विपुल, करेक्ट। तो शुरुआत हमेशा शुरू से करते हैं। सो मेरा सबसे पहला सवाल जो विपुल का है वो ये है कि विपुल आप ये बताएं कि आप यहाँ पे आए, ये बिल्डिंग आज इस परिस्थिति में है, लेकिन हमने पिक्चर्स देखी है बहुत सारी, नो, इनकम्प्लीट बिल्डिंग, वो शुरू में काम हो रहा है, वहाँ पे नींव बन रही है, फर्श बन रही है, फिर एक के बाद एक छत पड़ रही है, पिलर्स बन रहे हैं। तो मुझे एक बार बताएं
कि ये पूरी जो जर्नी रही आपकी, इस जर्नी में कोई बहुत ही जुगाड़ू या बहुत ही इनोवेटिव या कुछ बहुत ही यूनिक ऐसा कौन सा काम किया? इस जर्नी में एक बहुत इनोवेटिव और जुगाड़ू काम जिसकी हम बात कर रहे हैं वो रहा था कि ये जो हम एग्जीबिशन हॉल देख रहे हैं, इसका जो रूफ स्ट्रक्चर इरेक्शन करना था, तो उसके लिए हमको क्रेन की ज़रूरत थी, बड़ी टावर क्रेन की रिक्वायरमेंट थी, जो साइट कंडीशंस की वजह से हमको अवेलेबल नहीं हो पा रही थी। तो हमने फिर टीम के साथ डिस्कस करके एक सॉल्यूशन निकाला कि हम इसको अंदर हाइड्रा अंदर मूव करेंगे, इस फ्लोर पे हाइड्रा मूव करके अंदर ले जाएंगे और उससे इरेक्शन करेंगे। उसके लिए हमने कंसल्टेंट से बात की, उनसे गो एड लिया। फिर जब क्रेन हाइड्रा अंदर ला रहे थे तो एक प्रॉब्लम आ रही थी कि जो ये हम डेक देख रहे हैं, मेटल डेक देख रहे हैं, इसका हाइट, इसका नीचे का जो क्लियरेंस है वो कम था, हाइड्रा की हाइट ज़्यादा थी। वहाँ हम अटक गए कि अब उसको हाइड्रा को अंदर कैसे लाएंगे। तो उसके लिए हमको दो काम करने पड़े। एक तो हाइड्रा के ऊपर का जो पुली वाला, चेन पुली वाला पार्ट होता है, उसको खोल के निकाला, और हाइड्रा के जो टायर्स थे उसमें से कुछ हवा निकाल के उसका हाइट कम किया, और फिर उसके नीचे से इसको लेके आए और अंदर एग्जीबिशन हॉल में पार्क करके और फिर इरेक्शन किया था उसका। मतलब मशीन को अंदर लाने के लिए मशीन खोल दी, इन शॉर्ट, यू नो। सो हेड्स ऑफ टू यू एंड योर टीम। विपुल, अब ये विपुल बात कर रहे हैं, वो विपुल नहीं कर रहे हैं, एक्चुअली पूरी बिल टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये जो भी क्लैप्स है वो पूरी बिल टीम के लिए जोरदार तालियां। वंडरफुल वर्क डन बाय बिल टीम, एवरीबडी, यू नो। मैं नाम ले शुरू करूँगा तो ये मेरा प्रोग्राम नाम से ही खत्म हो जाएगा, बट एवरीबडी हैज़ पुट लॉट ऑफ एफर्ट्स, सो थैंक यू एवरीबडी फ्रॉम द बिल टीम। ओके, अब हम बात करेंगे उन व्यक्ति से जो बाकी के ग्रुप से थोड़े अलग है। बाकी सब लोगों ने यहाँ पे काम किया, धरोहर में या बिल टीम में या स्टूडियो सर में, बट हमारे एक मेंबर जो है उन्होंने संस्कृति में काम कर रहे हैं, करेक्ट? सो प्रवेश, वेलकम टू दिस डिस्कशन। थैंक यू सर। एंड मेरा सवाल आपसे ये है कि जब आपने ज्वाइन किया था, राइट, तो उस समय पे आपकी धरोहर के बारे में क्या सोच थी, और फिर धीरे धीरे धरोहर और थर्ड स्पेस के बारे में क्या सोच बनी, और आज धरोहर और थर्ड स्पेस के बारे में आपकी क्या सोच है, थोड़ा सा बताएं। तो मैं 2021 में यहाँ ज्वाइन हुआ धरोहर में, संस्कृत टीम में संजय सर के साथ काम कर रहे थे हम मैनुस्क्रिप्टोलॉजी पे, पांडुलिपि में। 2021 में जब हम आए तो हम सिक्योर MIA में बैठते थे, बाकी लोगों से हमारा इतना संपर्क नहीं था, धरोहर की जो बाकी टीम थी उनसे हम इतना बातचीत नहीं करते थे, लेकिन केतन सर हमेशा वहाँ आते थे तो उनसे हम परिचित थे। लेकिन कोविड के टाइम में हम करते थे फन एक्टिविटी के टाइम में हम ऑनलाइन सब लोग जुड़ते थे और कुछ फ़न करते थे, गेम खेलते थे, अपने अपने काम के बारे में भी चर्चा करते थे, कि डीप डाइव भी करते थे कि हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग चीज़। एक व्यक्ति अगर कुछ काम कर रहा है, कोई टीम में है, तो वो क्या काम कर रहा है उसके बारे में हम पूरा शेयर करते थे। हम ये जान पाएँ कि एक दूसरे की बात जान पाए कि कौन क्या काम कर रहा है। लेकिन सबसे सही बात ये हुई कि हमारी TSM ड्यूटी लगी। जब हम TSM में जाने लगे तब हमें थर्ड स्पेस के बारे में और धरोहर के बारे में और ज़्यादा जानकारी मिली। हम ये सोचते थे कि थर्ड स्पेस एक NGO है जो कार्य कर रहा है सामाजिक में, लेकिन क्या कर रहा है और कितनी डिटेल में कर रहा है, इतना जानकारी के लिए हमारे पास, हम संस्कृत टीम में थे, इतना जानकारी नहीं था। लेकिन जैसे ही हम थर्ड स्पेस गए तो हमें वहाँ पे ट्रेनिंग दी गई कि हम क्या क्या कार्य कर रहे हैं। तो उसमें ये बताया गया कि थर्ड स्पेस, हम पहले वहाँ पे जाते थे तो लेक्सिटी मॉल में था, अभी ये बन गया है, वो TSM था, ये TS है, वो थर्ड स्पेस मिनी है और ये थर्ड स्पेस है। तो मिनी से हम बड़े थर्ड स्पेस में आ गए हैं। तो ये हमारी बहुत बड़ी जर्नी हो गई वहाँ से। जब वहाँ पे हम गए तो हमने देखा कि हम प्लांटेशन कर रहे हैं, हम पेड़ लगा रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि उदयपुर को हम हरा भरा करें, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि हम ही पेड़ लगा दें, हम चाह रहे हैं कि कम्युनिटी के थ्रू पेड़ लगाएं। हम स्कूल में जा रहे हैं, बच्चों को पढ़ाने के लिए कुछ चाहते हैं कि खेल खेल में शिक्षा हो, वो अपने डिसीजन चीज़ें ठीक सीख पाएँ। तो वो चीज़ें हमें जानने मिली। हमने ये भी पता चला कि हम ऐसी एक चीज़ बना रहे हैं थर्ड स्पेस, जो उदयपुर के लोगों का थर्ड स्पेस बने। मोस्ट ऑफ ये बताते हैं हम थर्ड स्पेस के बारे में, हम ये बता रहे हैं कि लोगों के दो स्पेस होते हैं, एक घर होता है, एक वर्क प्लेस होता है। तीसरी जगह जो आपको ऐसी चीज़ है जो आपको क्रिएटिव चीज़ बनाए, वो थर्ड स्पेस है। लेकिन मुझे लगता है कि थर्ड स्पेस उससे भी कहीं ज़्यादा है। आपके पास चाहे कितने भी टैलेंट, आप उसमें से एक चूज करना चाहते हो तो आपको थर्ड स्पेस आना पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है। आप 10 जगह पे जा सकते हो, लेकिन एक जगह पे आप यहाँ पे आओगे, आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी जो आप चाहते हो, जो आपके पास है, जो आपके पास नहीं है वो भी आपको यहाँ पे मिल सकती है। तो थर्ड स्पेस बहुत बढ़िया है।
धन्यवाद। वंडरफुल वंडरफुल, थैंक यू प्रवेश। अब अगला सवाल के पहले एक छोटा सा मैंने अर्ज किया है, मुलाहिजा फरमाइएगा। थैंक यू। इस नई जगह का उद्घाटन है आज, हम सबका यहाँ आना है लाजमी। यहाँ मिलेगा हर कोई सुख और शौक, यहाँ बनेगी हर कोई दोस्ती व रिश्ते, यहाँ करेंगे हम सारे मनोरंजन, यहाँ दिखेगा हमारी संस्कृति का रंग। इस नई जगह का करें हम स्वागत, यहाँ आकर सबको मिले मुस्कान। अब ये जो है ना, किसी शायर ने नहीं लिखा हुआ है, मैंने जस्ट कंप्यूटर पे टाइप किया था। हमारे आजकल एक बहुत अति ज्ञानी चैट जीपीटी बाबा जी है, तो मैंने टाइप किया था कि भाई चैट जी बाबा एक शायरी बनाइए, एक नई पब्लिक प्लेस ओपन हो रही है उसके लिए, और उन्होंने इंस्टेंटली इमीडिएटली बना दी। तो मैं सोचा आपसे मैं शेयर कर दूं। राइट, अब आगे चलते हैं अपने प्रश्न और आंसर के दौर में। अब अपन लेते हैं हितेश जी को। हितेश जी, आप ये बताएं कि आप धरोहर में आए, ठीक है? आपने अलग अलग तरह के बहुत सारे काम किए। शुरू में आप वहाँ पे अपन MIA में थे, तो वहाँ पे आप काम कर रहे थे, फिर यहाँ पे आए और आप फिर जुड़ गए ये फ्रंटियर्स में, और उसमें सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल आपको क्या मिला यहाँ पे? फर्स्टली तो मैं अपने माता पिता को धोख दूँ और सारे पेरेंट्स को क्षमा गनी। तो मेरे लिए वैल्यूबल ये है, एक संजय सर के साथ काम करने का मौका मिला मुझे। और मैं जब यहाँ आया था तो एक जो बच्चा जब चलता है अपने पैरों पे, जो लड़खड़ा के चल रहा था, लेकिन अभी मैं चल भी सकता हूँ और दौड़ भी सकता हूँ, इतना कैपेबल बन गया हूँ मैं। और मैंने अपने सीनियर मनीष सर और शैलेंद्र सर को बहुत परेशान किया है अपने डाउट को पूछते हुए। और जब कभी मैं डिप्रेस और थोड़ा शेडी मूड हो जाता हूँ तो मैं नंदिता मैम के साथ पास जाता हूँ और शिवानी मैम के पास जाता हूँ, तो वो मुझे कुछ मोटिवेट करते और अच्छा रास्ता बताते हैं कि ऐसे चलो। और इस तरह से मेरा फ्रंटियर से इमोशनली कनेक्ट है। जब कुछ ऐसी डिज़ाइन थी जो मैं रात भर रुक के करता था लेकिन पूरी नहीं होती थी, और जब पूरी होने के बाद पैरेलल सारे टास्क मेरे एक साथ चले और जब बना तो मेरे आंखों से आंसू छलक गए। मैं ऊपर टेरेस जाके रोया एक बार। तो अब मैं दौड़ सकता हूँ, इतना कैपेबल हूँ और कॉन्फिडेंस मेरा हाई है और मेरा जोश बहुत हाई है अभी। थैंक यू हितेश। मैं हितेश की इसी बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊंगा। जब हम लोग बात कर रहे थे एक बार, तो उन्होंने कहा था कि जब मैं नया नया यहाँ पे आया था, मैं आई यूज्ड टू ऑलवेज थिंक अबाउट द नेक्स्ट स्टेप, कि अब आगे ये करना है, उसके बाद उसका नेक्स्ट स्टेप। लेकिन संजय साहब के साथ काम करने के बाद नेक्स्ट स्टेप, उसका नेक्स्ट स्टेप, ये कैसे यूज़ होगा, यूज़ करने वाला को क्या तकलीफ आ सकती है, वगैरह वगैरह, वो सारे एस्पेक्ट मैं अब सोच सकता हूँ। ये संजय साहब के साथ काम करने का परिणाम है। थैंक यू हितेश, थैंक यू सो मच। अब मेरे ख्याल से बहुत सारे जेंटलमैन की बारी आ चुकी है। अब एक लेडी को अपन पूछते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं स्वाति से। तो स्वाति जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। हाँ स्वाति जी, आप ये बताएं कि आप धरोहर में आए, तो जब आपने ज्वाइन किया तो वो एक स्वाति जी थी, आज यहाँ बैठी है वो एक और स्वाति जी है। तो मुझे बताएं कि वो स्वाति जी और ये स्वाति जी में क्या फ़र्क है? जी सर, पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि मैं स्वाति मोखरी वाले एडमिन का पार्ट हूँ और धरोहर ने मुझे अपनाया है। और जब मैंने धरोहर ज्वाइन किया था तो वो मेरी लाइफ का सबसे कठिन समय था जब मैं धरोहर में आई थी। मेरे लिए ऑफिस में कार्य करना मेरा पहला अनुभव था। मैंने बच्चों के साथ स्कूल में काम किया है, लेकिन ऑफिस में मेरा ये पहला कदम था। मेरे रोल प्रोफाइल के अकॉर्डिंग मैं एडमिन में हूँ। मैनेजमेंट करना हर महिला घर में मैनेजमेंट करती है, लेकिन ऑफिस का मैनेजमेंट करना एक बहुत बड़ा स्किल था जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं आता था। आपको आश्चर्य होगा कि मुझे लैपटॉप चलाना भी मैंने यहीं पे सीखा है, और उसके लिए मैंने मेरी टीम से बहुत सवाल किए हैं, 1000 बार सवाल किए हैं, और ये मेरी टीम ने मुझे 1000 बार 2000 बार उस सवालों के जवाब दिए हैं पूरे धैर्य के साथ।
हमेशा मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है और मुझे अभी भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। थैंक यू, थैंक यू। जब स्वाति जी से ये बात हो रही थी तो वो बता रही थी बड़े गर्व के साथ कि मैं बहुत ही मतलब सहमी मतलब डरी हुई, बहुत ही हिचकिचाहट हर चीज़ के लिए, ये मुझे बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, ये मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इनको मुझे अप्रोच करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। वहाँ से लेके आज वो जो भी काम संभालती है, खुद डिसीजन लेती है, खुद आगे बढ़ती है। हाँ, गाइडेंस अभी भी लेती है, बट बहुत कुछ वो अब खुद करती है। एक स्वावलंबन के प्रति एक बहुत बड़ा कदम आगे बढ़ चुका है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन स्वाति जी। थैंक यू सर। अब आते हैं हमारे छोटे से हरीश जी के पास। अभी लास्ट वीक में ऐसा हुआ था, एक दिन आई वॉज हियर फॉर द होल नाइट, पूरी रात में यहाँ पे था। आई वॉज जस्ट लुकिंग इनटू द सिक्योरिटी अरेंजमेंट, क्या सारे सिक्योरिटी गार्ड्स अपनी जगह पे है, क्या स्पेसिस बंद है, कुछ ऐसा तो नहीं है जो अनअटेंडेड हो। तो करीबन हम रेगुलरली, मेरे साथ 4 मेंबर और थे, हम रेगुलरली सब जगह का राउंड ले रहे थे। एंड सडनली आई सो हरीश जी एंड अभिजीत जी दोनों, और वो ऊपर वो पर्दे हैं ना, वहाँ पे कुछ कर रहे थे। एंड देन दे सेड कि नहीं ये तो अभी नहीं हो पाएगा, चलो सप्लायर के पास। रात को 3:30 बजे सप्लायर के पास गए, जाके कुछ लेके आए और लेके आके फिर उन्होंने काम आगे बढ़ाया और अभी अपन देख रहे हैं कि ये सारे पर्दे अच्छे से लगे हुए हैं। थैंक यू सर। तो मैं हरीश जी से बोलना चाहूँगा कि हरीश जी मेरे को एक बात बताएं, आपका करीबन 18 महीने का यहाँ पे समय आपने बिताया, राइट? हरीश जी एक आर्किटेक्ट है, तो मुझे बताएं कि सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग, चैलेंजिंग, सीमिंगली डिफ़िकल्ट बट देन यू डिड इट, ऐसा कौन सा काम था और उसका अनुभव कैसा रहा आपका? जो मेरी शुरुआत थी इस करियर की, वो इस तरह से थी कि जब सर ने हमारा इंटरव्यू लिया था तब उन्होंने हमें ये सवाल पूछा था कि मेरा उनसे ये सवाल था कि सर टीम में कितने लोग हैं? तो सर ने बोला बस आप हैं, मैं हैं, आप ड्राइंग बनाओगे और मैं बिल्डिंग बनाऊंगा। तो और जब हम सारे टीममेट साथ में मिले तो हम सब ने ये जाना कि हम सबको यही सवाल पूछा गया था। तो उससे मुझे ये समझ में आया कि आई थिंक ये एक अच्छा क्राइटेरिया है अपनी टीम को बनाने का, और मैं भी यही चीज़ फॉलो करता हूँ अभी। और इस टीम में एज ए स्टूडियो सार में आर्किटेक्ट काम करने के बाद मुझे ये समझ में आया कि बिल्डिंग बनाने के कई तरीके होते हैं, बट जो चीज़ें हम स्कूल में सीखे हैं, जो चीज़ें मैं हमारे कॉलेज में सीखा हूँ, जो चीज़ें मैंने मेरे इंटर्नशिप पे फॉलो करी थी, यहाँ मुझे वो हर तरीका यूज़ करने का मौका मिलता है और मैं उसी तरीक़ों से, मेरे अपने तरीके से मैं बिल्डिंग बनाता हूँ और यहाँ मुझे फ्रीडम दी जाती है वो सारा काम करने की। तो उस चीज़ के लिए मैं सर को बहुत धन्यवाद करता हूँ। कोई इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी हमने एक गौशाला का भी हमने डिज़ाइन शुरू किया था। तो वहाँ पर मैं और राहुल जी ऑडियंस में बैठे हैं बिल्कुल, तो हम हर समय ये डिस्कस करते थे कि हमें गौशाला बनानी है। तो जैसे हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो हमारे यूज़र होते हैं आप सब लोग, पर जब हम गौशाला बना रहे तो हमारे यूज़र गाय हैं। तो अब वो क्या सोचती होगी, वो उसको बिल्डिंग के बाहर क्या देखना पसंद होगा, उसका रास्ता कैसे बनाएंगे हम। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही डिफरेंट चैलेंज था और वो बनाते समय हमें काफ़ी मज़ा भी आया। तो हमारे सारे जो टीममेट्स थे वो हमें परेशान करते रहते थे कि ये दोनों जने तो बिल्कुल गाय ही बन जाएंगे कुछ दिनों में, क्योंकि हर समय गाय की ही बात करते रहते हैं। तो इस तरह से कुछ हमारे टीममेट्स हमारे साथ मस्ती करते रहते थे। तो ये उसमें से एक मंजर है। और फिर उसके बाद जब थर्ड स्पेस पे मेरी एंट्री काफ़ी लेट हुई थी, इसी साल के मार्च में मैंने इस बिल्डिंग पे काम करना शुरू किया, तो मुझे जो डिफरेंस, जो बदलाव मुझे लगा कि यहाँ पर जो कोलैबोरेशन है वो काफ़ी बड़ा है। लाइक ये 4 या 5 जनों का कोलैबोरेशन नहीं है, ये 100-200 जनों लोगों का कोलैबोरेशन है। तो यहाँ पे जो लर्निंग हुई है, यहाँ पर जो अपॉर्चुनिटीज़ मिली है टीम बिल्डिंग सीखने की या फिर बिल्डिंग को बनाते समय सारे एस्पेक्ट सोचने की, तो वो एक अपॉर्चुनिटी मिली मुझे यहाँ सीखने को। तो उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू, थैंक यू। ये गौशाला डिज़ाइन का रियली बहुत ही इनोवेटिव और यूनिक काम रहा होगा। और अपनी टीम में है मेंबर जो गाय को मैनेज करते हैं, आपको चाहे तो मैं आपको मिलवाऊंगा अगर अब कुछ इनपुट चाहिए तो। राइट, अब आते हैं भवानी। भवानी उन मेंबर्स को रिप्रेजेंट करती है जो अभी रिसेंटली ज्वाइन किए हैं। सो भवानी ऑल्सो हैज ज्वाइन वेरी रिसेंटली। तो भवानी के ज्वाइन करने के करीबन तीसरे दिन, करेक्ट,
तीसरे उनको एक एक्सपीरियंस हुआ और वो एक्सपीरियंस से उनको एक ऐसी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आई। अब मैं ये गुत्थी जो है मैं नहीं सुलझाऊंगा, मैं भवानी जी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपना एक्सपीरियंस और अपनी फीलिंग्स बताएं क्या हुआ। बिल्कुल सर, थैंक यू आपके क्वेश्चन के लिए और इसलिए भी कि आपने फर्स्ट डे से ही हमको इतना गाइड किया है कि हम इतने न्यू होकर भी इतने एडजस्ट कर गए यहाँ पर इस स्पेस में, इस स्पेस को हम अपना स्पेस समझने लगे। एंड मेरा एक्सपीरियंस आई थिंक उन सब का एक्सपीरियंस है जिन्होंने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है, क्योंकि हमने ज्वाइन करते ही हमने देखा कि सब लोग काम में लगे हुए और दिन रात एक कर रहे हैं, वीकेंड्स पे काम कर रहे हैं, तो हम आके थोड़ा सा डर गए कि ओके या तो बहुत चैलेंजिंग होने वाला है। और मैंने भी मम्मी को बोला कि देखो काफ़ी होएगा, देखते हैं मैं कितना कर पाती हूँ, आई विल गिव माई बेस्ट। लेकिन 1 मंथ कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। एंड जब सबने कहा था कि यहाँ मस्ती करते करते काम होता है, तब यकीन नहीं हो रहा था। लेकिन आज मैं कह सकती हूँ कि हाँ, सच में सीरियस वर्क होता है पर मज़े करते करते सारा काम निकल जाता है। एंड एक चीज़ जो मुझे रियलाइज़ हुई यहाँ पर उस दिन, एक बार ऑस्ट्रेलिया से एक टीम आई थी सिक्योर मीटर की, और उन्होंने पूरा थर्ड स्पेस विज़िट किया, सब कुछ देखा, बहुत क्वेश्चंस पूछे, और एंड में जाते जाते उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि धरोहर इज़ द रीज़न वाई दे आर प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ सिक्योर मीटर्स, एंड दैट वॉज अ वेरी बिग थिंग। एंड दैट वेरी मोमेंट आई फेल्ट सो प्राउड कि ओके मैंने मतलब जहाँ पे ज्वाइन किया है, जहाँ मैं सिलेक्ट हुई हूँ, मुझे उस जगह की, उस जॉब की एक वैल्यू समझ आई, एंड आई फील ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। अब वापस आते हैं विपुल जी के पास। विपुल जी, आप ये बताएं कि ये पूरा प्रोजेक्ट जो हुआ, वो प्रोजेक्ट में आपकी मेजर लर्निंग क्या रही? सर मेजर लर्निंग मतलब इस प्रोजेक्ट में आने से पहले जब मैं कलरवास में था या प्रताप नगर बैठता था, तो जनरली मेरे को स्मॉल स्केल प्रोजेक्ट्स या कोई एक ऑफिस रिनोवेशन है, जैसे हमारा मादड़ी का ऑफिस सेटअप करना है तो 1 फ्लोर का ऑफिस सेटअप करना है, वो करता था, या छोटे मोटे मीटिंग रूम्स और या टॉयलेट रिनोवेशंस, इस तरह के छोटे छोटे प्रोजेक्ट हैंडल करता था। या 1-1.5 साल तक मैंने मेंटेनेंस भी किया। मुझे फ़र्स्ट टाइम अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि मेरे को इतना बड़ा, इतना लार्ज स्केल का, इतना कॉम्प्लिकेटेड, एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट केवल एग्जीक्यूट नहीं, मैनेज करने का चांस दिया गया। इस 2.5 साल के दौरान में मैंने अपने अंदर में एक टीम के साथ काम करना, क्योंकि जब मेंटेनेंस कर रहे हैं या कुछ छोटा मोटा रिनोवेशन कर रहे हैं तो आप अकेले कर रहे होते हैं, तो टीम के साथ आपने कभी काम किया नहीं है। तो टीम के साथ काम करना, अपने आप में कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना, कैसे टीम के साथ में आपको कोऑर्डिनेट करना है, कैसे तालमेल के साथ काम करना है, वो सब समझ में आया। तो वो सब करने के बाद आज मैं यहाँ खड़ा हूँ कि इतनी बड़ी बिल्डिंग हमने सबने मिलकर एक साथ में बना पाए हैं। मैं देखता हूँ विपुल जी और पूरी बिल्ड टीम को, इनफैक्ट विपुल जी रिप्रेजेंट कर रहे हैं बिल्ड टीम को, इतना प्रेशर हम सब की तरफ से, क्योंकि हम में से कोई पहुंच जाता है कि टॉडलर स्पेस कब रेडी हो रहा है, हम में से कोई पहुंच जाता है कि यार मेकर स्पेस कब हो रहा है, ये काम कब हो रहा है, वो काम कब, फलाना कब करो, ढिमका कब कर रहे हो, हर तरह से प्रेशर होता है। लेकिन इसके बावजूद भी विपुल, तपेश, नरेश, आशीष, मतलब मैं नाम लेता ही रहूँगा, इन सब के लिए मैं बहुत ही ग्रेटिट्यूड फील करता हूँ, क्योंकि उन्होंने हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, बड़ी शांति से और बड़े अपने सिंसियर एफर्ट के साथ जो भी किया वो किया, और सबकी ज़रूरतों को पूरा करने की कोशिश की। सो रियली वेरी थैंकफुल टू यू। थैंक यू सर। और एक बात मैं बताना चाहूँगा, बहुत ही मतलब स्ट्रेसफुल समय में भी बड़े मजाक कर लेते हैं ये सब लोग। तो मैं जब पहले पूछ रहा था कभी कि विपुल यार बताओ यार आपकी सबसे अच्छी लर्निंग क्या रही, तो बोला सर मैं आपको एक सीक्रेट बात बताऊँ। मैंने कहा हाँ बताओ। मैंने कहा सर ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और फॉलोअप का काम जो है ना, वो अजय जैन साहब को दे देना चाहिए था पहले से। मैंने कहा क्यों? अरे सर उनका फॉलोअप ज़बरदस्त है। अजय जैन साहब है यहाँ पे? हाँ यस। सो मतलब इतने स्ट्रेस के बावजूद इतनी हंसी खुशी, इतनी मजाक, और ये बहुत अच्छा लगा विपुल जी मुझे आपका। राइट, अब आते हैं वापस प्रवेश जी के पास। प्रवेश जी आप ये बताएं कि अल्टीमेटली एंड में संस्कृति भी यहाँ पे आ गई है ना, और ऐसे ऐसे काम किए संस्कृत पंडितों ने मिलके
जो शायद जीवन में कभी नहीं किए होंगे। तो ये काम करने का अनुभव कैसा रहा और क्या सीखने को मिला, क्या जानने को मिला? मैं तो पहले से ही, मुझे स्वाति जी ने बोला था कि आपको क्लीनिंग टीम का पार्ट होना है। तो क्लीनिंग टीम में मुझे रखा गया था। मेरे साथ मेरे 4-5 दोस्त और भी थे जो हम साथ में काम करते हैं। नेहा है, तेजश्री है, भरत है, सुरेश है, मयूरेश। तो हम सब लोग 6 लोग हम यहाँ पे आ गए थे। पहले संजय सर हमें मिले वहाँ से आते हुए, बोले कि आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? उन्होंने बोला कि हमें क्लीनिंग टीम के लिए हमें बुलाया है यहाँ पे। फिर उन्होंने बोला क्यों ना संस्कृत टीम को यहाँ बुला दे। आधे घंटे में सबको मेल आ गया कि आप सबको 17 तारीख से 3rd स्पेस में आना है और सबको काम करना है। जब मैं क्लीनिंग टीम का पार्ट बना तो मैं जब यहाँ पे आया तो मेरे को ये पता नहीं था कि क्लीनिंग कहाँ से चालू करनी है। मतलब हमारे पास बहुत सारे लोग थे काम करने वाले, लेकिन उनको बताना ज़रूरी था कि हम किस तरीके से काम चालू करें, कहाँ से काम चालू, क्योंकि बहुत जगह काम चल रहा था, बहुत सारी चीज़ों में काम चल रहा था। हमें ये वाला जो फ्लोर था उसको बहुत साफ़ करना था और डाइनिंग वाला एरिया भी हमें खास 2 जगहों पर देखना था कि कैसे साफ़ करना है। तो हम डे में भी काम करते थे, हम नाइट में भी काम करते थे। 2 शिफ्ट होती थी। मैं दूसरी शिफ्ट में आता था 2 बजे से लेकर के 10 बजे तक, वो 10-11 भी बज सकती थी। और जो मॉर्निंग शिफ्ट आती थी वो 6 बजे तक रहती थी। और वैसे लोग भी आते थे हमारे पास, रात को लगभग 25 से 30 लोग रात को काम करते थे, क्लीनिंग स्टाफ। तब जा कर के हम इस सबको कर पाए। तो सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि मेरे लिए सीखने वाली चीज़ इसमें ये थी कि ये जो वुड की जो चीज़ें हैं इसको ढक के रखा था। अब इसको साफ़ कैसे करना है, इसके ऊपर गीला कपड़ा मारना चाहिए या सूखा कपड़ा, कैसे साफ़ करना, किस कपड़े से साफ़ करना। उसके बाद ये थी कि ऊपर जो मैट लगी हुई है वो मैट हम जितनी भी साफ़ करें वो वापस गंदी हो रही है, तो उसको कैसे साफ़ किया जाए। बहुत बार हमें ये समझने में हमें बताना भी पड़ता था कि जो पानी के ग्लास साफ़ करने के वाइपर अलग है और पानी को निकालने के वाइपर अलग है। वो दोनों चीज़ों को भी मैनेज करने में बहुत हमें समय लगा। लेकिन हमने बाकी जो यहाँ पे जो फ्रंटियर्स हैं, बाकी जो जगह पे काम हो रहा है, उनके सामान यहाँ पे पड़े तो उनको हटाने के लिए हमने पूछा। हमने ना बहुत सारे लोगों से बात की जो मैंने कभी नहीं की, जैसे विपुल जी से मैंने कभी बात नहीं की थी, तो यहाँ पे आके मैंने उनसे बात की। और भी बहुत सारे लोगों से मुझे बात करने का मौका मिला, जानने का मौका मिला। तो ये बहुत अच्छी चीज़ थी कि क्योंकि सफाई का काम ऐसा लगता है कि क्या है, लेकिन मुझे लगता है बहुत जेंटलिक काम है, बहुत दिमाग वाला काम है। हम ऐसा सोचते हैं कि हम किसी को भी साफ़ कर देंगे, वो ऐसे साफ़ नहीं होगा। उसके लिए साफ़ करके हमें देखना पड़ेगा कि इसको कब तक हम साफ़ रख पाएंगे दोबारा, जब तक कोई दूसरा प्रोग्राम नहीं हो रहा है। तो वो हमें ज़रूरी है कि एक बार साफ़ करना पर्याप्त नहीं है, इसको बार-बार साफ़ करना है। तो ये बहुत अच्छा अनुभव रहा। बिल्कुल। तो सफाई भी एक टेक्निकल सब्जेक्ट है, इसका अपना एक एक्सपर्टीज़ होता है, इसका अपना एक नॉलेज होता है। सो थैंक यू प्रवेश जी। अब मैं आता हूँ स्वाति जी की तरफ वापस। स्वाति जी, आप बताएं कि आज इतना जर्नी करने के बाद जो आपने पहले क्वेश्चन में बताया, आपकी धरोहर के प्रति क्या फीलिंग है? सर, पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि मेरी कौन कौन सी स्ट्रेंथ यहाँ पे आके बढ़ी है। तो यहाँ मुझे ना कम्युनिकेशन करने में, बहुत लोगों से बात करना, मैं एकदम से लोगों से बात नहीं कर पाती थी जाके, और आज अगर मैं स्टेज पे बैठी हूँ तो इसका मतलब है कि मेरा कम्युनिकेशन पार्ट बहुत अच्छा हो गया है। डिसीज़न, घर के डिसीज़न एक लेडी लेती है, ये एक अच्छी बात है, लेकिन ऑफिस के डिसीज़न लेना मतलब एक बहुत बड़ी बात होती है। मैं पूछ के लेती हूँ, लेकिन आज मैं इस मोड पे आके खड़ी हूँ कि मैं खुद से भी डिसीज़न लूँगी तो शिवानी बोलेगी वेरी वेल डन। और इसका एक उदाहरण भी है, जब क्लीनिंग टीम हमारी दिन रात मेहनत कर रही थी, हमने तो सिर्फ मॉनिटरिंग और सुपरवाइज़ की है, इसमें हमारी पूरी टीम ने, हमारी जो हाउसकीपिंग टीम है, आज मैं उनका भी बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि उनकी मेहनत से ये 3rd स्पेस चमका है। हम रात को शायद 11 बजे घर चले जाते थे, लेकिन वो लोग रात को भी यहीं रह के काम करते थे। उसके बाद मैं धरोहर के बारे में कहूँगी कि धरोहर तो एक परिवार की तरह है। मुझे कभी लगा ही नहीं कि मैं किसी ऑफिस में आई हूँ, मुझे लगा कि मैं एक परिवार के बीच में हूँ, जो कि सुख और दुख दोनों में हमेशा साथ खड़ा रहता है। हमारे विज़न, हमारे वैल्यूज़ और हमारा कल्चर इतना अच्छा है कि हम इसमें सीखते भी हैं और सिखाते भी हैं। और मेरा ये मानना है कि अगर मैं सीख रही हूँ तो आज की जनरेशन तो बहुत कुछ कर जाएगी। और मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मुझे ये स्टेज मिला है, मंच मिला है, जिसमें मैं सभी टीम के मेरे सदस्यों को धन्यवाद दे सकूं, संजय साहब का धन्यवाद कर सकूं,
नंदिता मैम को धन्यवाद दे सकूं। और सबसे बड़ा धन्यवाद मैं शिवानी को दूंगी कि उसने मुझे अपनी टीम का हिस्सा बनाया है और मेरा उस वक्त हाथ थामा है उसने जब मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। तो थैंक यू सो मच मेरा खोया हुआ आत्मविश्वास और मेरी मुस्कान लौटाने के लिए। थैंक यू सो मच शिवानी। थैंक यू स्वाति, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस sir. यू। अब वापस आते हैं हितेश जी के पास। सो हितेश जी, आप ये बताएं कि आपको ऐसा कब लगा कि ये 6 से 9 से 6 सॉरी 6 से 9 से 6 वाली ड्यूटी जो है वो अब इनफ नहीं है, कुछ अलग करना पड़ेगा, ऐसा आपको कब लगा और फिर आपने क्या किया? अच्छा, तो मैंने ऐसा कुछ खास करा नहीं, होते गया बस। वेरी बस गुड। मेरा फोकस टाइम से हटके काम पे था तो मैं वो देख ही नहीं पाता था। और कई बार तो ये हुआ कि ऑफिस में जब मैं अकेला था तो सारी लाइटें बंद हो चुकी होती और जब मैं मेजनीन पे बैठता था, मैं नीचे उतर के आता था तो गेट पे मेरा ही रिफ्लेक्शन मुझे दिख रहा था, तो मैं डर गया था बहुत बार कि सेकंड शिफ्ट वाले भूत आ गए, अब तुम निकलो। तो वो अक्सर मैं उस टाइम डर गया था, तो मैं सोचा हिल रहा है तो मैं सोचा अरे ये तो हितेश ही है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग बहुत सारी स्टोरी है। और एक बार ये हुआ था जब फायर रिटार्डेंट टेस्ट करना था कपड़ों पर, तब उनमें एक स्पेसिफिक टाइम था कि 6 घंटे में आपको वापस उसी टाइम पे कपड़े निकालने थे एक सॉल्यूशन से। तो जो पानी लाना था हमें, तो एक पानी का पंप इधर था, एक उधर था, तो उधर बहुत सारे सामान बीच में पड़े थे और राहुल और मैं थे। तो उन्होंने जो पाइप वहाँ से चालू करके हम इधर लेके आए तो चालू हो गया था पानी, और पानी पहले तो बोला बिल्डर शेड में लेके चले, फिर पता चला यहाँ सामान सब गीला हो जाएगा और पानी चालू था। मैं वो पाइप लेके दौड़ रहा था और राहुल मेरे ऊपर हंस रहा था। वो मुझे गाइड कर रहा था इधर लेके आ, फिर हम फ्रंटियर में घुसे तो पता चला यहाँ तो मेन लाइन है, फिर वापस बाहर निकले तो यहाँ पूरा गीला हो चुका था रात की 1-2 बजे, और शिवानी मैम जा रहे थे। उस टाइम बहुत मुश्किल से बंद करा और फिर हमने वो फायर रिटार्डेंट टेस्ट करा और सारे काम सक्सेसफुली होते रहे और चलते रहे। आशीर्वाद माता पिता का। और बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हितेश एंड राहुल। राहुल इज देयर, राइट। वापस एक बार विपुल जी से पूछ लेते हैं, क्योंकि बिल्ड टीम ने बहुत सारा काम किया हुआ है तो उनके पास बार बार जाना लाजमी है। सो विपुल जी मेरे को बताएं कि सबसे चैलेंजिंग, सबसे डिफ़िकल्ट, मुश्किल समय कब आया और उसको कैसे मैनेज किया गया? सबसे डिफ़िकल्ट टाइम अभी रिसेंटली एक मिसहैप हमारे टीम मेंबर के साथ में हुआ था। मृत्युंजय पांडे हमारी टीम में है, उसका अभी रिसेंटली, हाँ यहाँ पे उपस्थित है वो, उसका रिसेंटली भी एक रोड एक्सीडेंट हो गया था, कार हिट कर दिया था उसको और काफ़ी हैवी इंजरी हुई थी उसके नी में, जिसकी वजह से उसको 1 महीने का बेड रेस्ट लेना पड़ा। बट उसके बावजूद उसने अपने रूम पे बैठ के वहाँ से कॉल करता था तपिश को, अजय जैन साहब को, कि आपको मैं रूम पे बैठ के कुछ कंप्यूटर से, कुछ सिस्टम से या ऑन कॉल कुछ सपोर्ट चाहिए तो वो मैं कर सकता हूँ, आप वो मुझे काम बताओ, कुछ ड्राइंग से रिलेटेड कुछ सपोर्ट है तो वो मैं करता हूँ। तो उसने काफ़ी हेल्प की। इवन देन साइट पे उसकी जो एब्सेंस जो कल रही थी तपिश और जैन साहब को, वो मैंने सामने देखी है। उसको ओवरकम करने के लिए तपिश ने फिर साड़न, सोलन, कलड़वास, प्रताप नगर सब जगह से फिर टेक्नीशियंस की टीम बुलाई, उनके साथ में काम किया। रात भर तपिश खड़ा रहता था, 3 बज रही है, 4 बज रही है, 4 बजे घर जा रहा है, वापस 9 बजे, सुबह 9:30 बजे वापस आ रहा है। वो टाइम भी देखा है। तो इसमें तपिश और मृत्युंजय के लिए मैं चाहूँगा एक बार सब लोग तालियां बजाएं कि उसने इतने डिफ़िकल्ट टाइम में भी पूरा प्रोजेक्ट को कंप्लीट टाइम पे कंप्लीट करने के लिए इतना सपोर्ट किया है। तपिश मैं देख नहीं पा रहा हूँ लाइट में। राइट। तपिश एंड मृत्युंजय, फैंटास्टिक जॉब डन। और आपको देख के आज बहुत अच्छा लगा। गुड। ओके, अब एक आखिरी सवाल मैं पूछता हूँ भवानी जी को कि भवानी जी आप ये बताएं कि जो भी न्यू जॉइनर होंगे, क्योंकि आप रिसेंटली न्यू जॉइनर रह चुकी हैं, तो जो भी न्यू जॉइनर होंगे उसके लिए आपके पास कैसे उनको इंडक्ट करेंगे,
धरोहर टीम के हिस्सा कैसे बनाएगी? सर काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सर मैं वो ही करूँगी जो मेरे साथ हुआ था, बिकॉज इसका मैं फुल क्रेडिट देना चाहूँगी रोहित सर को। रोहित सर कहाँ पे हैं? सर कहाँ हैं? हाँ, रोहित सर, आदित्य, योगिता जी, तीनों को, क्योंकि ये लोग इतने बिजी थे कि जब मैं आई थी तो ऑलरेडी बहुत प्रोजेक्ट्स चल रहे थे और सब कुछ पीक पे था। ये नहीं मतलब सारे ही डिपार्टमेंट्स, लेकिन मेरे अनकाउंटेबल क्वेश्चंस को भी इन्होंने झेला है और हर एक क्वेश्चन को आंसर किया है। पूरे टाइम निकाल के मेरे को एडजस्ट करवाया, बिल्कुल ये फील नहीं होने दिया कि अरे आप न्यू हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। पूरा सपोर्ट दिया मेरे को। एंड अब जो भी मेरे बाद न्यू आएगा, मतलब इतना सपोर्ट दिया, आई एम नॉट इवन किडिंग कि मेरे को 1 मंथ हुआ पर मुझे लग रहा है कि बहुत महीने हो चुके हैं मुझे यहाँ पे, क्योंकि इतना इन्होंने मुझे इन्फॉर्मेशन दी, हेल्प किया, तो बहुत एडजस्ट कर गई मैं। काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप्स भी हुई सबसे यहाँ पे, दूसरे डिपार्टमेंट में भी सब लोगों ने मुझे बहुत अच्छा वेलकम किया। एंड मैं चाहूँगी कि मैं इनसे सीख कर मैं भी यही चीज़ करूँ जो न्यू आए। वंडरफुल, वंडरफुल, थैंक यू। अब एक सवाल अपन ऑडियंस से पूछेंगे, और अभी जानी साहब का जिक्र हुआ था, उन्हीं से पूछते हैं। जानी साहब, आप बहुत ज़्यादा जब थर्ड स्पेस के काम में इन्वॉल्व हो गए थे, तो क्या हुआ घर पे फिर, थोड़ा सा बताएं। आ जाइए। हेलो। जब आप थर्ड स्पेस जैसे किसी प्रोजेक्ट से जुड़े होते हैं तो ऑब्वियसली आपकी कुछ प्रायोरिटीज़ लाइफ में चेंज हो जाती हैं, और उस दौरान घर पे कभी कभी उलझने भी होती हैं। तो वन ऑफ द कमेंट दैट आई गॉट फ्रॉम एट होम इज़ के काश हम भी अपने घर का नाम थर्ड स्पेस रख लें, शायद कुछ काम हो जाए हमारा। वेरी नाइस। तो उनको, जानी साहब, उनके लिए जवाब है हमारे पास कि घर तो एनीवे फर्स्ट प्लेस है ना। तो आप बता दीजिए, रिमाइंड करा दीजिए कि फर्स्ट प्लेस तो यही है, ये, हाँ, ये सेकंड और थर्ड यहाँ पे है, राइट। सो ये जो चर्चा है ये कभी न ख़त्म होने वाली चर्चा है ना। हम बातें करते ही रहेंगे और बातें कभी ख़त्म नहीं होगी धरोहर की, थर्ड स्पेस की। और क्योंकि हम इतने गहराई से, दिल से जुड़े हुए हैं, और यही एक शायद हमारी स्ट्रेंथ है, क्योंकि थर्ड स्पेस जैसी जगह बनने का न तो हमें कोई अनुभव था, हमने कभी पहले, हम में से किसी ने कभी पहले कोई म्यूज़ियम स्पेस बनाया हो, ऐसा नहीं हुआ। कभी कोई पब्लिक स्पेस डिज़ाइन किया हो, ऐसा नहीं हुआ, है ना। हमको बहुत सारी असफलताएँ मिली हैं, बहुत बार हम गिरे हैं, आई मीन फिजिकली नहीं, काम करने में। लेकिन एक ही चीज़ ऐसी है जिन्होंने हमें ऊपर रखा है और जो हमें परिवार से हमेशा मिलती रही है, और वो है जब जब गिरते हैं तब तब उठ के खड़े होते हैं, है ना। तो असफलता एक चुनौती रही है और इसे हमने स्वीकार किया था कि हाँ, असफलताएं होंगी, लेकिन हमारा काम यह है कि हर असफलता से हम क्या सीख सकते हैं और कैसे आगे बढ़ सकते हैं। बहुत सारी कमियां रह गई, आज भी बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन उसको, हमारा काम यह है कि उसको देखना है और उसको सुधारना है। जब तक सफलता नहीं मिलती है तब तक इसको छोड़ना नहीं है, इसको आगे बढ़ाते रहना है, और इस संघर्ष के मैदान को में बने रहना है, उसको छोड़ना नहीं है। क्योंकि कुछ किए बिना कभी जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू एवरीबॉडी। थैंक यू केतन सर एंड टीम, हमें अपने खट्टे मीठे पल हमारे साथ साझा करने के लिए।